नमस्ते दोस्तों। आज़ादी के इस अमृत अवसर पर आपको आउटबॉक्सिंग लाइफ की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आज़ादी हमारे देश को मिले हुए 77 साल बीत चुके हैं, पर आज तक फिनेंशियली हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। जी दोस्तों, आपने सही सुना। 77% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि पैसों की तंगी से बहुत परेशान रहते हैं। काफ़ी सारे टेंशन उनके ऊपर आ जाता है। सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले तक वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझते रहते हैं। उनके पास पैसों की तंगी इतना बहुत होता है कि वो लोग कुछ सोच भी नहीं सकते कि वो करें तो क्या करें, कैसे अपने इनकम को ज़्यादा बढ़ाए या फिर खर्चा कम करें। तो वो लोग एक फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप भी ऐसे ही कैटेगरी में आते हैं, अगर आपके लाइफ में पैसों को लेकर बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मायने में सही है दोस्तों। क्योंकि इसमें मैंने जो कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया है वो मैंने खुद अपने लाइफ में ट्राई करके देखा है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इसलिए मैं सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आपके सामने पेश करूं, ताकि आप अगर उस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो ये मेरा गारंटी है दोस्तों, 3 से 6 महीने में आपका सारे के सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम यूं ही गायब हो जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वीडियो आप एक बार मत देखिए, बार बार देखिए। इसे इसे समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहले हम बात करते हैं अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। देखिए दोस्तों, असेट्स हमारे लिए क्या है? हमारा एक जॉब है, हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनसे एक फिक्स्ड इनकम आ रहा है, वो होता है हमारे लिए असेट। या फिर हमारे पास पुश्तों की जमीन है, घर है, और हमारे पास बहुत सारे सेविंग्स वगैरह जैसे कि एनपीएस हो गया, या फिर पोस्ट ऑफिस में हमारा जमा राशि है, या फिर बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट बना रहे हैं। कोई कोई लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं स्टॉक्स मार्केट में, तो उनके लिए वो असेट्स है। और लायबिलिटीज क्या है? हमारा खर्चा जो है वो सब हमारा लायबिलिटी है। आपने एक घर खरीदा है जो कि लोन पे खरीदा है, तो बैंक को आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं, जो ईएमआई पे करते हैं, होम लोन जो हो गया, वो आपके लायबिलिटीज हैं। सिमिलरली आपके पास एक कार है और कार खरीदने के लिए आप बैंक से लोन लिए हैं, तो वो भी एक टाइप का लायबिलिटीज है। थर्ड लायबिलिटीज है आपके, अगर बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन खर्चा, ये सब आपके लिए लायबिलिटीज हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग रहते हैं और वो हॉस्पिटल खर्चा आप कर रहे हैं, तो वो भी एक चीज आपका लायबिलिटीज हो गया। तो दोस्तों, यही पे मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपना इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए ट्राई कीजिए और अपना लायबिलिटीज को कम करने के लिए ट्राई कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, ये जो लायबिलिटीज है ना, वो इतने जल्दी बढ़ जाता है, अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये लायबिलिटीज का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो हमारे कंप्लीट इनकम को कंज्यूम कर लेता है। हमारे पास मंथ एंड में कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना अपने लाइफ में, जब एक मंथ स्टार्ट होता है तो मेरा क्या क्या खर्चा आता है वो सब मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। प्रीवियस मंथ का क्या क्या खर्चा है वो सब कैलकुलेशन करता हूँ, वो एक नोट पैड में नोट करके रखता हूँ, और आगे जाके नेक्स्ट मंथ में क्या क्या खर्चा आएगा वो सब नोट डाउन कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मुझे क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि हाँ, मेरा इनकम इतना है, मेरा कमाई इतना है, और मेरा खर्चा ये सब है। तो मुझे एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि क्या करूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकूं। एक थंब रूल है दोस्तों, खर्चा तो अपना डेली लाइफ में होता रहता है, पर ये जो सारे लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, इन सबको आप अपना इनकम का 20% ही कंसिडर कीजिए। पहले पहले आप 30% कंसिडर कर सकते हैं, पर मेरी मानिए उससे 10% तक लेके जाइए, तो आप देखिएगा कि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो गया है। क्योंकि क्योंकि इनकम करना एक बात है और उसे सेव करना एक दूसरी बात है। इनकम अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो अपना खर्चे को कमा लीजिए, अपने खर्चे को कम कर दीजिए, तो आपका इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और आपका सेविंग्स भी बढ़ जाएगा। अगर आप अपने खर्चे पर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये खर्चा धीरे धीरे बढ़कर आपका इनकम को पूरा कंज्यूम कर लेगा
और फिर से आप अपना खर्चा निकालने के लिए लोन करेंगे, क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और फिर से ये कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस हो जाएगा और आप बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाएंगे जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल होगा दोस्तों। चलिए हमारे सेकंड टिप्स के बारे में बात करते हैं जो है टर्म इंश्योरेंस। आपने सही सुना, टर्म इंश्योरेंस में आपको कोई मिलता नहीं है, ये कोई कैशबैक पॉलिसीज नहीं है। लोग बहुत सारे कैशबैक पॉलिसीज करते हैं पर टर्म इंश्योरेंस इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उसमें महीने के महीने पैसे तो डाल रहे हैं। पर टर्म इंश्योरेंस का टर्म है कि अगर आपको कुछ नहीं होता है तो वो सारा पैसा आपको नहीं मिलता, तो इसीलिए लोग इसे अनदेखा कर जाते हैं। पर प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा भूल कभी भी आप मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस ऐसा होता है कि आप अगर अपने परिवार में एक ही कमाने वाला इंसान है, अगर कल को कल आपको कुछ हो जाता है, क्योंकि जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है, अगर कुछ भी आपको हो जाता है आपका फैमिली को देखने वाला कोई नहीं होगा। पर इस केस में आपके पास अगर एक टर्म इंश्योरेंस है, आप 50 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर ये टर्म इंश्योरेंस के आपके पास है तो आपको अगर फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो विदाउट आस्किंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपसे वो टर्म इंश्योरेंस वाला कंपनी नहीं करेगा और आप जितने की पॉलिसी किए होंगे, चाहे वो 50 लाख का हो, 80 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, वो आपके नॉमिनी आपका फैमिली को मिल जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं कि आपको कैशबैक इंपॉर्टेंट है या फिर ये जो अमाउंट है 1 करोड़ अमाउंट है वो इंपॉर्टेंट है? इसलिए टर्म इंश्योरेंस अपने लाइफ में रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस की तरह और एक इंश्योरेंस जो बहुत ही मायने रखता है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं क्योंकि लोग टेंशन में रहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेंटली प्रेशर बहुत झेलते हैं और खान पान भी, हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है, इसलिए आगे जाके हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आपके पास अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस हो, आप अगर किसी हेल्थ इश्यूज को लेकर हॉस्पिटलाइज हो गए तो उस पूरा हॉस्पिटल का सारा खर्चा वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगा, ना कि वो आपके पॉकेट से जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, लोग इसे समझ नहीं पाते और वो बोलते हैं कि अरे मैं तो पूरा फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। पर फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है दोस्तों। अब तो देखे होंगे कि हॉस्पिटल का बिल आजकल कितना बढ़ गया है। अगर कोई एक आपका रिलेटिव हॉस्पिटलाइज होंगे या फिर आपके दोस्त हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर्स कितना बड़ा बिल दिखाते हैं। वो सारे के सारे एग्जामिन, सारे के सारे टेस्टिंग वगैरह हॉस्पिटल में करते हैं और हॉस्पिटल का बेड का खर्चा भी 2,000 से स्टार्ट होकर 6,000, 10,000, 20,000 तक चला जाता है। तो इस केस में आप पाई पाई जुटा के जो आपने अपना सेविंग्स को बिल्टअप किया है, जितने सारे डिपॉजिट्स आपने बिल्टअप किया है, आपका सारा का सारा चीज मात्र 1 हफ्ते में वो हॉस्पिटल ले जाता है। तो आप सोचिए, जिस चीज को आप बिल्टअप करने के लिए सालों साल लगा दिए हैं, जिस कॉर्पस फंड को आपने आपने एक एक पाई पाई सेविंग करके आपने बिल्टअप किया है, वो 1 हफ्ते में अगर हॉस्पिटल वाले ले जाएं तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए मेरी मानिए, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना बहुत ही जरूरी है। आप 5 लाख तो मिनिमम ही रख लीजिए। 5 लाख से स्टार्टिंग करके 10 लाख का होता है, 20 लाख का होता है, 50 लाख का होता है या फिर 1 करोड़ का भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप हेल्थ इश्यूज को लेकर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाना चाहिए, चाहे आपका बिल कितना बड़ा क्यों ना हो, वो सब हेल्थ इंश्योरेंस में भी कवर होना चाहिए। चलिए, ये सब तो हो गए इंश्योरेंस के बारे में। नाउ हम बात करेंगे सेविंग्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आप जब इनकम कर रहे हैं, आप तो हमेशा के लिए इनकम नहीं करेंगे ना, आपको इसलिए अपना रिटायरमेंट प्लानिंग भी करना पड़ेगा। एक उम्र होने के बाद आप जब बैठ जाएंगे घर में तो आपने जो सेविंग्स करके रखे हैं वो सेविंग्स आपके काम में आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 50-30-20 का रूल्स लेते हैं कि आपका जो इनकम है उसमें से 50% आप अपना खर्चे के लिए रखिए, क्योंकि डेली नीड्स है, राशन वगैरह खरीदना है, मेडिसिन वगैरह खरीदना है, ट्यूशन फीस बच्चों का पे करना है, तो ये सब के लिए 50% रखिए।
30% आप जरूर सेविंग्स में डालिए। चाहे आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स ले सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में अगर आपका नॉलेज है तो स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन सब में आपका नॉलेज नहीं है तो आप एक एफडी डाल सकते हैं, आप उसे सेविंग्स में रख सकते हैं। और बहुत सारे सरकार की तरफ से स्कीम्स है जहाँ पे आप आगे जाके सेविंग्स कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में तो पेंशन का सिस्टम ही नहीं है, इसलिए सैलरीड एम्प्लॉय एनपीएस में जाते हैं या फिर पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, ताकि वो अपना इनकम से कुछ कुछ चीजें सेव कर सके जो कि उनको लास्ट मोमेंट में काम आता है, अपने रिटायरमेंट के बाद काम आता है। तो यही चीज आपको भी करना चाहिए दोस्तों। आप जब 100 रुपीज इनकम करते हैं, 50% खर्च कर दिए, बाकी के जो 50 है आप उसे अपने पास मत रखिए। 20% आपका नीड के लिए आप खर्चा कीजिए, आप जो चाहते हैं आप अपने लग्जरी के ऊपर खर्चा कीजिए, पर 30% जरूर सेविंग्स करके रखिए। क्योंकि यही सेविंग से जो बूंद बूंद पानी से जैसे सागर बनता है ना दोस्तों, एक एक पैसों से आपका संपत्ति बनता है। लास्ट में मेरा ये बोनस टिप है, क्रेडिट कार्ड। कभी भी दोस्तों क्रेडिट कार्ड के लुक्रेटिव स्कीम्स में मत पड़िए। जी हाँ दोस्तों, मैंने सही कहा। क्रेडिट कार्ड ऐसा लगता होगा कि अरे मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं दुनिया का सारा चीज खरीद सकता हूँ। आजकल तो क्रेडिट कार्ड कंपनी क्रेडिट लिमिट 3 लाख तक देते हैं, 8 लाख तक देते हैं। कई कई क्रेडिट कार्ड कंपनी 15 लाख तक क्रेडिट लिमिट ऑफर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 15 लाख तक आप खर्च करें, इसका मतलब यही है कि 15 लाख तक आप खर्च कर सकते हैं और उसे अगले महीने चुकाना भी पड़ता है दोस्तों। इसलिए क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलता है। क्योंकि आप जब पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, उसके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट 12% या फिर 13% होता है। पर क्रेडिट कार्ड जो होता है ना दोस्तों, आप अगर डिफॉल्टर हो गए, अगर आप कुछ क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया और उसे पे नहीं किए, तो आपको 15 से 25% तक इंटरेस्ट लग सकता है। आप सोच रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करना पड़ता है। तो अगर इतना बड़ा अमाउंट आप बैंक को पे कर देंगे तो आपका इनकम क्या रहेगा। ये क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करते हैं ना, जब क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आता है वहां पे 2 टाइप का बिल रहता है। एक है पूरा अमाउंट, ड्यू अमाउंट रहता है, और दूसरा रहता है मिनिमम अमाउंट। सपोज आपने 20,000 का खर्चा कर दिया, क्रेडिट कार्ड बिल्स आपका 20,000 का है, तो उसमें 20,000 आप फुल पे कर सकते हैं, या फिर मात्र 6,000 रुपीज या फिर 5,000 रुपीज दे के भी आप उसे पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि वो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपका 18,000 रुपीज माफ कर दिया, ऐसा नहीं होता। अगर आप 2,000 रुपीज या फिर 5,000 रुपीज मिनिमम बैलेंस जो है वो आप पे करते हैं, तो बाकी का जो 18 to 15,000 रुपीज होता है ना दोस्तों, वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। और ईएमआई में भी बहुत सारे इंटरेस्ट लगते हैं। 15 से 20% इंटरेस्ट तो लगता ही लगता है, और उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगता है। तो आप घर बैठ के कैलकुलेट कीजिए कि आपने जो यहाँ पे 15,000 रुपीज का क्रेडिट कार्ड का बिल है, आप एंड में जाके कितना पे करते हैं पता है? आप 30,000 रुपीज पे कर सकते हैं इसके लिए। तो मतलब कि कितना बड़ा स्कैम है क्रेडिट कार्ड का इसमें, देखिए। इसीलिए तो बैंक क्रेडिट कार्ड को इतना ज्यादा प्रमोट करता है, और बैंक का कमाई इसी से ही होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड मत यूज कीजिए, क्रेडिट कार्ड जरूर रखिए, और रखना भी चाहिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको अगर एक बड़ा खर्चा आ जाता है, आप अपना क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए उसे बहुत सोच समझ के क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप क्रेडिट कार्ड क्यों यूज कर रहे हैं? आप अपना डेबिट कार्ड यूज कर दीजिए, आप कैश यूज कर दीजिए। पर आपके पास अगर पैसा नहीं है, कोई बहुत बड़ा अर्जेंसी आ गया है, और आपको कॉन्फिडेंट है कि आप नेक्स्ट मंथ उस पेमेंट को चुका सकते हैं, तो बेहिचक आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ यही था, आप अपने लाइफ में कैसे खुश रह सकें, पैसों की तंगी आपको महसूस ना हो, आप फिनेंशियली स्ट्रांग बन सके। हमारा कोशिश यही रहता है दोस्तों
क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, जो छोटे शहरों में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, मिडिल क्लास पीपल हो गए, लोअर मिडिल क्लास पीपल हो गए, या फिर गरीब लोग हो गए, वो ये सब का अवेयरनेस उनके पास नहीं पहुंचता, उनको कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं ना, उन्हें जो ठीक लगता है वो करते हैं, और इवेंचुअली वो जाके मनी ट्रैप में फंस जाते हैं। और जो गरीब होते हैं वो धीरे धीरे और गरीब होते चल चल रहे हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो धीरे धीरे और लोअर मिडिल क्लास पे चले जा रहे हैं। इसलिए हम इस वीडियो में अवेयरनेस फैला रहे हैं दोस्तों। छोटे शहरों के लोग हो गए, गांव में जो लोग हो गए, वो प्लीज हमसे आके कनेक्ट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि हम एक लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर सकते दोस्तों। हमारा जो इनकम आज है वो 40 साल बाद, 30 साल बाद ऐसा इनकम नहीं रहेगा। इसलिए हमें आज से ही ये ठान लेना चाहिए कि हम कुछ सेविंग्स करें, हम फिनेंशियली स्ट्रांग कैसे बने, हम फिनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कीजिए करें। क्योंकि एक कहावत था कि पेड़ लगाने का सही टाइम है, अगर हम पेड़ लगाते 20 साल पहले, या फिर आज भी वो सही टाइम है पेड़ लगाने के लिए। इसलिए दोस्तों, हम ऐसे ही नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आएंगे, आपका फिनेंशियली लाइफ को बिल्टअप करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपका अगर कोई डाउट्स है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि हमारा यही कोशिश रहता है कि आप जिंदगी में हमेशा मोटिवेट रहें, हमेशा आगे बढ़ें, और आपको कुछ टेंशन ही ना रहे। तो इसी टॉपिक के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। वंदे मातरम।